ज़िंदगी सिक्योर हो जाएगी और आप पैसा जमा करिए। तो ईपीएफओ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो ख़राब ही है। जो ईपीएस 95 के लोगों के साथ गलत कर सकता है वो हायर पेंशन वालों को कहाँ बख्शेगा। तो दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। फिर भी लाखों लोगों ने उसमें अपना अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं बता दूं आपको कि जो 15,000 की लिमिट थी उसको जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट को हटा दिया और लिमिट को हटा के उन्होंने कहा एक नया नाम दिया हायर पेंशन का। हायर पेंशन क्या होती है कि आपको भी ज़्यादा पेंशन मिल सकती है बशर्ते कि आप उसमें कंट्रीब्यूट करो ईपीएफओ में। तो ईपीएफओ से लोगों का कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं एम्प्लॉयर के जरिए और एम्प्लॉयज़ के जरिए कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, लाखों में कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं। और लाखों में कंट्रीब्यूशन लेने के बाद अभी तक फॉर्मूला डिस्क्लोज नहीं हुआ है। बड़ी गंभीर बात है ये, आप समझ रहे हो ना कि जैसे मैंने पैसा दे दिया किसी को और हम जैसे बैंक में जाते हैं, हम एफडी बनवाते हैं तो हमें बताते हैं ना 7% की दर से हमें ब्याज मिलेगा, 8% की दर से ब्याज मिलेगा। नियम कायदे तो बनाए जाते हैं, लेकिन सरकार और ईपीएफओ की मनमानी देखिए कि पूरी तरीके से अभी डिस्क्लोज ही नहीं किया है कि किस तरीके से पेंशन कैलकुलेट होगी, लेकिन पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। पैसा इकट्ठा करने के बाद क्या पता उनके साथ भी ऐसा ही धोखा हो जाए जैसा ईपीएस 95 के लोगों के साथ हुआ। धोखा लगातार करते हैं। मैं एक देख रहा था कमांडर राउत जी का एक बयान देख रहा था, वो आगाह कर रहे थे एनपीएस वालों को। वो कह रहे थे एनपीएस वालों, जिस तरह से ईपीएस 95 का हाल हुआ कहीं आपका भी हाल ना हो जाए। क्या है सरकार क्यों छुपाना चाहता है ईपीएफओ? क्यों नहीं सारी चीज़ें स्पष्ट रखता? क्यों नहीं क्लैरिफिकेशन देता? क्यों नहीं साफ साफ बताता कि भाई आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और मिलेगा तो या नहीं मिलेगा। लोगों से पैसा ले लेना, ये तो वही बात हो गई कि मैं मनचाहा पैसा जनता से इकट्ठा करूं और इकट्ठा करने के बाद ना खाता ना वही, जो ईपीएफओ बोले वही सही। समझ रहे हो, ना खाता ना वही, ना तो खाता है ना वही है, जो ईपीएफओ बोले वही सही। तो इसका मतलब है जो सरकारी अधिकारी अपनी मनमाने ढंग से करेंगे वो करना पड़ेगा। और अभी डिले करते जा रहे हैं, अभी इसके लिए फिर से समय अवधि बढ़ा दी है। तो समय अवधि से क्या होता है, आपके ऊपर भार पड़ेगा, आपको ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन वो ये वही वाली बात हो गई कि मैं अगर आप जुर्म करो तो सजा है और ईपीएफओ जुर्म करे तो कोई सजा नहीं है। ये तो हो गई आपकी जो हायर पेंशन की बात है। हायर पेंशन में अभी एक नई तरीके से सब्ज बाग दिखाया जा रहा है कि आपको इतनी पेंशन मिलेगी, आपकी ज़िंदगी सिक्योर हो जाएगी और आप पैसा जमा करिए। तो ईपीएफओ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो ख़राब ही है। जो ईपीएस 95 के लोगों के साथ गलत कर सकता है वो हायर पेंशन वालों को कहाँ बख्शेगा। तो दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। फिर भी लाखों लोगों ने उसमें अपना पैसा डाल दिया है या अपना इंटरेस्ट दिखाया है या वो जा रहे हैं। गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख रुपए सैलरी ड्रॉन करने वाले लोग हैं। उन लोगों का इस समय पहले तो आम लोगों का बनाया, अब उन लोगों का उल्लू मुझे लगता है कहीं ना बन जाए। मैं ये तो नहीं कहता कि सरकार उल्लू बना देगी या ईपीएफओ उल्लू बना देगा, लेकिन नीयत में खोट नजर आ रहा है। नीयत में खोट नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि सरकार या ईपीएफओ क्लियर कर ही नहीं रहा है कि भाई क्या फॉर्मूला होगा, 60 महीने वाला फॉर्मूला होगा या लास्ट वाले कैलकुलेट होंगे या अलग अलग स्लैब कैलकुलेट होंगे। 6,500 वाला स्लैब कैलकुलेट होगा या 15,000 वाला स्लैब कैलकुलेट होगा और 3 स्लैब में देंगे, 2 स्लैब में देंगे। पेंशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपसे पैसा मांग रहे हैं और आपको पेंशन कैसे बनेगी वो चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। तो ये बड़े दुख की बात है। और पैसा लेने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन देना होता है तो इतनी मशक्कत कराती है आपसे। अपने ही पैसे के लिए दर दर, गली गली, सड़क सड़क आंदोलन करना पड़ता है। 6 सालों से 5 सालों से लोग क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। बुल्धाना की बात करें हम, दिल्ली में कितने धरने हुए, प्रदर्शन हुए। क्या कर रहे हैं भाई, अपना ही पैसा तो मांग रहे हैं।
अपना पैसा मांगना बड़े शर्म की बात है। अगर कोई आम आदमी किसी दूसरे आदमी का पैसा मार लेता है तो उस पर अगर केस हो जाता है कोर्ट में, और कोर्ट उठा के बंद कर देती है उसे जेल के अंदर, कहती है पैसा दो, रिकवरी करती है। लेकिन ईपीएफओ और सरकार को कौन जेल में डालेगा? ये तो न्यायालय की बात भी नहीं मानते। न्यायालय ने अगर ऑर्डर कर दिया तो उसको भी डिले करते रहते हैं और कहते हैं, बार बार टाइमलाइन बढ़ाते रहते हैं। तो इनको कौन दंडित करेगा? ईपीएफओ को कौन दंडित करेगा? कितने लोगों के साथ जो अन्याय हो गया, उस फॉर्मूला बनाने वाले को कौन दंडित करेगा जिसने ऐसा उल्टा फॉर्मूला बनाया जिसमें कभी पेंशन आपकी इतनी कम बने कि वो आपके लिए मतलब कहते हैं कि ना के बराबर है। 1000 रुपये, 1200 रुपये पेंशन। भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने 500 रुपये कंट्रीब्यूट किया हर महीने, कुछ लोग कह रहे हैं मैंने कितना किया, किसी ने कितना किया, किसी ने कितना किया, और उस कंट्रीब्यूशन को ही देख लिया जाए तो उसी को रिफंड करने के लिए सरकार लग जाए तो भी काफ़ी पैसा आएगा, उस पर ब्याज अलग। तो क्या दिक्कत है सरकार को? क्या सरकार की नीयत में खोट है और क्या ईपीएफओ की नीयत में खोट है? जिसे ये चतुराई समझ रहे हैं, मैं उसे चतुराई नहीं कहता, मैं उसे मक्कारी कहता हूँ, मैं उसे धूर्तता कहता हूँ। चतुरता होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मूर्खता नहीं, धूर्तता होना बहुत बुरी बात है। ये जिस तरीके से आपकी मंशा दिखती है कि आप अगर फॉर्मूले डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, क्लियर नहीं कर रहे हो, चीज़ें सामने स्पष्ट रूप से नहीं रख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि वही वाली बात जो मैंने पहले दोहराई, दोबारा से दोहरा देता हूँ, ना खाता ना वही, जो ईपीएफओ बोले वही सही। और हमारे लोग 7,500 पेंशन की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी मिनिमम पेंशन 7,500 और डीए होना चाहिए। तो सीधा सीधा फॉर्मूला हटा के मिनिमम 7,500 कर दो, तो आज मिनिमम 7,500 है, आज से 10 साल बाद यही जो लोग निकल के आएंगे तो 7,500 की वैल्यू कुछ रहेगी नहीं। तो ये तो अभी आप लोगों के लिए जो लड़ाई है, ये आप ही लोगों की लड़ाई है। जब तक इसमें आधारभूत सुधार नहीं करोगे, जड़ से सुधार नहीं करोगे, जब तक आंदोलन को जमीनी स्तर पर ले जाकर सही तरीके से अपनी बात नहीं रखोगे, तब तक क्या होगा? ये तो फौरी रिलीफ है। और बात करता हूँ, मैं उन लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया। करीब 6 लोगों ने ट्विटर पे ट्वीट किया। देखो 10,000 12,000 लोगों ने देखा, और 12,000 में से बड़े मुझे अचरज की बात लगती है कि क्या सिर्फ इतने पढ़े लिखे लोग, इतने मोबाइल चलाने वाले लोग, क्या सिर्फ 6 लोग ट्विटर पे आए? कैसे जीतोगे आप? लेकिन हाँ, वो 6 लोगों ने हौसला दिखाया। इसका मतलब कि आप लोगों के अंदर अभी बहुत सारा ऊर्जा का संचार होना बाकी है। अभी आप लोग सोच रहे हो कि कोई मसीहा आएगा और आपको न्याय दिलाएगा। नहीं दिलाएगा कोई मसीहा न्याय। अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। और अगर आप लोग एक ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को अपने परिवार के लोगों को नहीं कह पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी, तो कैसे लड़ाई लड़ोगे? जंतर मंतर पे कैसे आओगे? जंतर मंतर पे वही लोग आ पाएंगे जो लोग कमेटी से जुड़े होंगे, नेक्स्ट से जुड़े होंगे, या जिनको व्यक्तिगत बुलाया जाएगा, वो लोग आएंगे। तो वो लोग तो अपना वो कर ही रहे हैं योगदान। आप 10,000 लोग, जो 10,000 15,000 जो लोग देख रहे हो चैनल्स पर, उनका क्या योगदान है? सोशल मीडिया में भी योगदान नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, पैसा तो क्या ही देंगे किसी को, समय तो क्या ही देंगे किसी को। अगर आप सोशल मीडिया पर भी योगदान नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? फिर तो ये है कि आप शांति से घर में बैठिए, आराम करिए। ये ऐसे लड़ाई नहीं लड़ी जाती। लड़ाई लड़ने के लिए हौसला चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं हम वोट दे देंगे, हम बीजेपी को वोट नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई, कहाँ से कर दोगे? तुम एक आदमी ही लिख दो तुम्हारे समर्थन में। अगर कोई कहता है कि हम मोदी को हरा देंगे, तो कितने लोग उसको समर्थन करते हैं? कोई नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि वो भी बात पक्की नहीं है कि ये सब लोगों को। मुझे लगता है कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पेंशन जो सच में किसी को जरूरत ही नहीं है पेंशन की, कभी कभी तो ऐसा लगता है ऐसे ही मुद्दा उठाया जा रहा है कि ये मिल जाए तो ठीक है, ना ही मिले तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, हमने तो अपना सब जुगाड़ सेट कर रखा है।
क्योंकि अगर आंदोलन की गंभीरता, कुआं कभी भी प्यासे के पास नहीं आता है। क्या? कुआं कभी भी प्यासे के पास नहीं आता है, प्यासे को चल के कुएं के पास जाना पड़ता है। आप कितना बहाना करेंगे? आप लोग कितना बहाना करेंगे? मजबूत करिए अपने संगठन को, नैक को मजबूत करिए, अपनी लीडरशिप को मजबूत करिए और साथ दीजिए। मैं तो ज़्यादा कह नहीं सकता, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि भाई जब तक साथ नहीं दोगे तो उम्मीद मत करो कि एक आदमी जो अकेला जाएगा तो वो भी बेचारा हार के चला आएगा। अकेला जा रहा है, 10 लोग जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं, इसीलिए हार हो रही है। इसीलिए हार हो रही है कि आपका किसी भी स्तर पे सहयोग नहीं मिल रहा है। स्पष्ट कहूंगा मैं, मुझे नहीं पता कि आप कैसा क्या सहयोग दे रहे हो, लेकिन आप में से 1% लोगों का सहयोग मिल रहा है। 99% लोगों को पता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं। शायद मंदिर में जाने वाले लोगों को वो सहयोग कर देते होंगे, अपने घर के पड़ोस में मंदिर में उनके घर पे कोई भिखारी आता होगा, उसको सहयोग कर देते होंगे, लेकिन अपनी लड़ाई के लिए उनका खून तो क्या, पसीने की एक बूंद भी सहयोग में नहीं आ रही है। और फिर मांग रहे हो आप पेंशन? ऐसे मिलेगी पेंशन? ऐसे होगी सत्य की लड़ाई? कहते हैं ना कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आने चाहिए, जिंदा हो तो जज्बा नजर आना चाहिए। वो 1000-500 आदमी फिर आएंगे जंतर मंतर पे, माथा फोड़ेंगे, सर फोड़ेंगे, लड़ेंगे। किसके लिए लड़ रहे हैं? मैं तो उनसे कहूंगा, किसके लिए लड़ रहे हो आप लोग? क्या आप ही को पेंशन मिल जाएगी सारी? जब ये जो कौम है, ये जो लोग हैं, ये बहाना बना रहे हैं, ये लड़ने को तैयार नहीं है। आपके मन को झंझोर रहा हूं मैं, जागो, झांको अपने अंदर। और कुछ लोग बड़ा बड़ा वो करते हैं, क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं। मैं आज आपको क्रिटिसाइज कर रहा हूं, आप लोगों को। जो लोग 1000 लोग हैं, मैं कह रहा हूं 1000 लोग भी हैं, तो वो लड़ेंगे संघर्ष में। रामलीला मैदान में 4-5 हजार लोग आ गए थे, तो 4-5 हजार लोगों को छोड़ दो। तो ऐसा तो नहीं है सब अस्वस्थ होंगे, सब कमजोर होंगे। और अगर किसी को काम ना करना हो तो मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को वो दिक्कत है, तो बहाने तो कोई भी मार सकता है। यहाँ फौजियों का आंदोलन था, मैंने देखा एक आदमी के 2 पैर नहीं थे, दोनों हाथ नहीं थे, और लेकिन वो खड़ा हुआ था जज्बे के साथ। ऐसा जज्बा पैदा करो, लड़ो। और अपने लिए तो आप तो अपने लिए भी नहीं लड़ रहे हो। कुछ लोग देखो, अपने लिए ही तो लड़ लो कम से कम, समाज के लिए तो क्या लड़ोगे? जो 1000 लोग हैं जो यहाँ जंतर मंतर पे आएंगे बदल बदल के, अलग अलग राज्य से, हर राज्य से 50-100 लोग आएंगे मेरी समझ से। तो अगर 15 राज्यों से भी आए तो 1500 मतलब 750 लोग हो गए। मैं 1000 लोग बोलता हूँ। वो 1000 लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे, आप सब के लिए लड़ेंगे। वो 1000-2000 लोग जो जंतर मंतर आएंगे, लेकिन आप अपने लिए भी नहीं लड़ रहे हैं। उसको क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगी पेंशन? जो जंतर मंतर आएगा, पैसा खर्च करके यहाँ पे चिल्लाएगा, उसको एक्स्ट्रा नहीं मिल जाएगी? आप सोशल मीडिया पे नहीं लड़ने को तैयार हो, आप ट्विटर पे लड़ने को नहीं तैयार हो, आप किसी तरह से सहयोग करने को नहीं तैयार हो, और आप वो चाह रहे हो कि 1000 लोग हैं वो अपना कर्म कर रहे हैं और उनका नाम लिखा जाएगा इस संघर्ष में। आपका क्या? अरे वो आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपनी लड़ाई लड़ो। और मैं तो कहता हूँ लड़नी चाहिए। देखो, झांको अपने अंदर झांको, और देखो, अपने आप से सवाल करो। और अगर अपने आप से सवाल करके उत्तर मिले कि यार मैंने क्या किया इस आंदोलन के लिए, अगर ऐसा उत्तर आ रहा है तो समझ लो आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। भाई किसी किसी के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होगी तो पैसा दे सकता है, किसी पे पैसे की प्रॉब्लम होगी तो समय दे सकता है। कुछ ना कुछ तो होगा आपके देने के लिए, देने का भाव तो जागृत करो। बस इतना ही कहूँगा मैं। काफ़ी मुझे आज वो लगा कि भाई आपसे बात करूं। और आप एक और आपको खुशखबरी देने वाली बात है कि आप मिनी संसद पर, दबंग दिल्ली पर, अ वॉइस फॉर यू पर और काफ़ी चैनलों पर आपको नए कलेवर में हम नई तरीके से आप रिपोर्ट्स दिखाएंगे। नए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ पुराने लोग शायद आप मिस करो, अभी मैं बताऊंगा नहीं। कुछ लोग शायद अभी, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग हमारे साथ नए जुड़ेंगे और कुछ लोग पुराने हैं वो फिर किसी और संस्थान में मिलेंगे आपको। लेकिन आपको ये खुशखबरी देते हुए मुझे हर्ष और उल्लास हो रहा है कि अब हम आपकी वीडियोस भी 4K में डालेंगे,
अच्छी तरह से डालेंगे और हम नई शक्ति के साथ लगेंगे। और आपसे अपील है कि आप भी अपनी सोई हुई शक्ति जगा लो। आप हनुमान हो, आप कमज़ोर नहीं हो, आपको बस जागृत करनी है अपनी शक्ति। उठो, जागो, और जब तक पेंशन ना मिल जाए, अधिकार ना मिल जाए, डटे रहो। देखते रहिए मिनी संसद।